नमस्कार। मैं डॉक्टर मधुकर देशमुख। आज का विषय है कारक का स्वरूप एवं परिभाषा। अत्यंत संक्षेप में कारक के स्वरूप पर और उसकी परिभाषाओं पर विचार करेंगे। ये भाग एक है, इसके आगे कारक पर और भाग बनेंगे। व्याकरणिक कोटियों में कारक जो है सबसे प्रमुख कोटि के रूप में माना जाता है। कारक का सीधा संबंध वाक्य से होता है, जबकि लिंग, वचन और पुरुष का संबंध प्रमुख रूप से शब्द, पद अर्थात रूप से होता है। इसलिए व्याकरण की अन्य कोटियों की अपेक्षा कारक का महत्व अत्यधिक है। भाषा की प्रथम इकाई वाक्य है, सर्वविदित है। उसमें सार्थक शब्द समूह आता है, अर्थात सार्थक शब्द समूह से वाक्य बनता है। वाक्य में पद होते हैं। बिना पद के भाव और पूर्ण अर्थ की प्रतीति संभव नहीं होती। अतः पूर्ण अर्थ की प्रतीति वाक्य द्वारा ही संभव होती है, न कि केवल कोशगत शब्द द्वारा। वाक्य बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है, किंतु शब्द में परसर्ग और विभक्ति जुड़ने के बाद। कहना यह है कि वाक्य बनाने के लिए शब्दों की आवश्यकता तो अवश्य होती है, किंतु शब्द में जब परसर्ग अथवा विभक्ति जुड़ जाते हैं तब जाकर वह अर्थवान बन जाते हैं। और इसलिए परसर्ग और विभक्ति जुड़ने के बाद जो है वाक्य बनाने के लिए शब्द महत्वपूर्ण होते हैं। अतः यह कहा जाता है कि परसर्गों अथवा विभक्ति से युक्त शब्द ही वाक्य में प्रयुक्त अन्य शब्दों से संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्द पद कहलाते हैं। अब देखिए, यहां पर मैं ये कहना चाह रहा हूं, जब परसर्ग अथवा विभक्ति जो है किसी शब्द से जुड़ जाती है और उसका प्रयोग वाक्य में जब होता है, तब वह पद या वह परसर्ग युक्त शब्द, विभक्ति युक्त शब्द अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध स्थापित करते हैं। ऐसे शब्दों को हम रूप या पद कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के लिए अगर हम देखें, राम ने रावण को बाण से मारा। अत्यंत सामान्य उदाहरण है, अत्यंत सरल उदाहरण है। इस वाक्य में राम, रावण, बाण और मारा ये शब्द है, ये कोशगत शब्द है। ने, को और से ये परसर्ग है अथवा विभक्ति है। प्रस्तुत वाक्य में ने, को और से इन परसर्गों से वाक्य में प्रयुक्त शब्दों के साथ संबंध स्थापित किया है, जिसके कारण वाक्य जो है पूर्ण अर्थ प्रदान करता है। बिना परसर्गों का वाक्य पूर्ण अर्थ प्रदान नहीं कर सकता। जैसे उपर्युक्त वाक्य में राम ने रावण को बाण से मारा, इसमें ने, को, से ये परसर्ग है, मैंने कहा। किंतु केवल राम, रावण, बाण और मारा ये शब्द कोशगत शब्द है। इन कोशगत शब्दों को अगर हम जैसे के वैसे रखें तो कोई अर्थ प्रदान नहीं होता, कोई अर्थ स्थापित नहीं किया जाता। इसलिए पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने के लिए शब्दों में परसर्ग जुड़ने की आवश्यकता है, परसर्ग जोड़ा जाता है। सामान्यतः ये परसर्ग ही कारक कहे जाते हैं, सामान्यतः। अतः कारक का सामान्य परिचय निम्नांकित बिंदुओं में प्राप्त करना अनुचित न होगा। संस्कृत का ये जो कारक शब्द जो है ये सार्थक शब्द है। कारक शब्द क्री धातु से कर्ता अर्थ में नूल प्रत्यय जुड़ने से उ के स्थान पर अक का आदेश होने पर
तथा रुद्धि होने पर उत्पन्न हुआ है। अब ये जो कारक शब्द जो है इसका व्युत्पत्ति मूलक अर्थ है क्रिया को करने वाला या बनाने वाला, अर्थात करोति इति कारकः। कारक शब्द का एक अर्थ कर्ता भी होता है। कारक शब्द करोति क्रिया निवर्तयतीति कारकम, क्रियान्वयित्वम कारकम, साक्षात क्रियाजनकम कारकम आदि लक्षणों से युक्त, अर्थात क्रिया संपादन में जो भी कारण बनते हैं वे सभी कारक कहलाते हैं। अतः कारक शब्द का सामान्य अर्थ है करने वाला, लाभकारक तथा गुणकारक। किसी कार्य को करने वाला अर्थात जो भी क्रिया को पूर्ण करने में सहायक भूमिका निभाता हो उसे हम कारक कहते हैं। किंतु व्याकरण में यह एक पारिभाषिक शब्द है। महर्षि पतंजलि ने कारक शब्द का अर्थ करोति इति कारकः इस प्रकार दिया है, अर्थात जो क्रिया का निष्पादक है उसे कारक कहते हैं। या भर्तृहरि कहते हैं क्रिया साध्य है और कारक साधन। अतः यह कहा जा सकता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ स्थापित प्रकाशित होता है उस रूप को हम कारक कहेंगे। बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहां पर भर्तृहरि कह रहे हैं कि हम संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप का उसके संबंध में किसके वाक्य के साथ किसी वाक्य में जो प्रयुक्त दूसरे शब्द हैं, अन्य शब्द, उन शब्दों के साथ इसका संबंध होता है, इसे स्थापित किया जाता है, तब जाकर हम उस रूप को, जो रूप मिलता है हमें, उसे हम कहते हैं कारक। व्याकरण में कारक को अनन्य साधारण महत्व प्राप्त है। इस संदर्भ में प्रोफेसर शिवनाथ कहते हैं कारक शब्द कर्तु शक्ति का बोधक है। कर्तु शक्ति अर्थात करने वाला, प्रमुख। अतः कारक का विशेष उद्देश्य किसी कार्य को करना ही होता है। या व्याकरणकर्ताओं ने कारक का संबंध वाक्य के जो दो भाग हैं, एक है उद्देश्य और दूसरा है विधेय, इन दो भागों को या इन दो विभागों को जोड़ने का, इनके बीच संबंध स्थापित करने वाला प्रमुख तत्व माना है। वह ऐसा तत्व है जो कर्ता, कर्म और क्रिया का स्वरूप निर्धारित करता है। सामान्यतः क्रिया को संपूर्ण रूप प्रदान करने वाला या क्रिया को संपूर्ण रूप प्रदान करने में सहायता करने वाला शब्द या चिन्ह कारक कहलाता है। कैयट के मतानुसार कारके इस सूत्र में कारक शब्द से क्रिया विवक्षित है। क्रियात्र सूत्रे कारक शब्दे नोच्यते। फिर से एक बार कहता हूं, क्रियात्र सूत्रे कारक शब्दे नोच्यते। साही कर्तादीनि विशिष्ट व्यपदेश युक्तानि करोति। अब इसमें व्याकरणाचार्य जो है, इनके मतानुसार जो है करोति ये क्रिया, अर्थात करोति क्रियाम निर्वर्तयति अथवा साधकम निवर्तक कारक संज्ञक भवति। अब ये महाभाष्य की उक्ति है। इस महाभाष्य की उक्ति के अनुसार क्रिया जनकत्वम कारकत्वम। अब इसका अर्थ यह है क्रिया की जनकता का रूप धर्म से युक्त कारक कहलाता है। कि जनकता कारणता का ही स्वरूप है। जनकता कारणता का ही स्वरूप होती है जो उत्पादकता तथा निष्पादकता का कारण बनती है। उत्पादकता उत्पादन करने में, उत्पन्न करने के लिए सहायक बनती है, वो कारण बनती है जिसके कारण उत्पन्न होता है। दूसरे विद्वान हैं कारक की परिभाषा देने वाले, कारक पर भाष्य करने वाले नागेश भट्ट। अभी जो नागेश भट्ट जो है ये महर्षि पतंजलि के महाभाष्य से प्रभावित होकर इन्होंने
कारक पर चर्चा की है। क्रिया के निष्पादक तत्व या जनकत्व को कारक तत्व के रूप में वे मानते हैं। मतलब कारक का तत्व जो है या कारक का लक्षण जो है, ये कारक का लक्षण वे कारकत्व को मानते हैं। नागेश भट्ट के अनुसार क्रिया का जनकत्व होना कर्ता आदि 6 कारकों का धर्म है। सत्य है कि सभी कारकों में कर्तृत्व एवं क्रिया, सभी कारकों में कर्तृत्व एवं क्रिया जनकत्व प्रमुख रहता है। नागेश भट्ट ने परम लघु मंजूषा में कहा है, क्रिया से अन्वित होने वाले विभक्त्यर्थ मैं जिसका अन्वय हो वह कारक है। इसे हम थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं। क्रिया का वो साक्षात जनक होता है, जनक यानी उत्पादन करना, निर्माता ही। क्रिया का जो साक्षात जनक होता है वही कारक है, अन्य कुछ नहीं है। इसलिए कारक जो है, कारक को हम जनकत्व प्रदान करते। नागेश भट्ट के अनुसार तीसरे विद्वान हैं पाणिनि। पाणिनि ने अपने कारके इस अधिकार सूत्र में क्रियान्वयित्वम कारकत्वम, अर्थात क्रिया होने पर ही कारक संज्ञा का रूप धारण कर, क्रिया के होने पर कारक संज्ञा बन जाती है। सभी व्याकरणाचार्य कारक को कर्ता मान रहे हैं, करने वाला मान रहे। अगले विद्वान हैं डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद। इन्होंने संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध सूचित किया जाता है, सूचित होता है, उसे कारक कहा। इस परिभाषा पर संक्षेप में अगर बात करूं, वसुदेव नंदन ने भी यही बात हमारे सामने लाई है कि वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जो संबंध स्थापित हो, सूचित हो, लेकिन किस रूप में? संज्ञा या सर्वनाम का। संज्ञा या सर्वनाम का मतलब कर्ता का, करने वाले का। जो संबंध सूचित किया जाता है, संबंध जोड़ा जाता है, संबंध स्थापित किया जाता है, उसे ही कारक कहा है। फिर अगले हमारे व्याकरणाचार्य हैं पंडित कामता प्रसाद गुरु। पंडित कामता प्रसाद गुरु ने कारक की परिभाषा इस प्रकार से दी है। वे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकाशित होता है। संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप है, उस रूप का दूसरे किसी शब्द के साथ उसका संबंध प्रकाशित होता है, स्थापित होता है, सूचित होता है, उस रूप को हम कारक कहते हैं। अगले आचार्य किशोरीदास वाजपेयी। किशोरीदास वाजपेयी का कहना है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो, अत्यंत सरल का है, क्रिया के साथ जिसका सीधा संबंध हो उसे वे कारक कहते हैं। उपर्युक्त विद्वानों की जो परिभाषाएं हैं, इन परिभाषाओं पर जब हम सार रूप में दृष्टिक्षेप डालते हैं, तब हमें पता चलता है, या तब हम कारक की सर्वसम्मत परिभाषा इस प्रकार कर सकते हैं, जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम का संबंध क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों से जाना जाए, उसे हम कारक कहें। अब ये जो कारक जो है, इन कारकों को ही हम परसर्ग कहते हैं। धन्यवाद।